हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस बार अब नए जोश के साथ आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके का सेशन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम आया है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे लोग और खास करके लड़कियां लोग जो है वो क्वालिफाई कर गए रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वहां से हमें ये सीखना है कि उस एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे रेगुलर थोड़ा मेहनत कर रहे थे, खास करके लड़की लोग, उनका चयन हुआ है। और उस बार चूंकि सीट ज्यादा था तो फिर से आप जानते हो कि इस बार इलेक्शन ईयर है, बिहार सरकार का फिर से इलेक्शन होना है 2025 में, तो एक बिग वैकेंसी जरूर आना है। तो उस बिग वैकेंसी का वेट नहीं करना है कि जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग को अभी से ही शुरुआत करना है। और आप देखोगे कि पिछले बार भी स्टैटिक जीके से बहुत सारा प्रश्न लड़ा था, तो अभी से ही आप लोग को स्टार्ट कर देना है। बाकी हम लोग क्लास में 5 तारीख से 5 दिसंबर से हम लोग देखो बैच शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका बिहार पुलिस, रेलवे में, फिर आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में काम करेगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्लासेस कितनी देर की होंगी, तो क्लासेस देखो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं 9:30 से 11, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा। कैसे उसका टाइमिंग, क्योंकि उसमें अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करोगे और करना चाहोगे तो हम लोग सेट प्रैक्टिस भी उसमें स्टार्ट कर देंगे। तो सेट प्रैक्टिस विथ डिस्कशन हो जाएगा, तो वो 1 घंटे क्लास बढ़ जाएगा। फिर हम लोग सोचे कि टॉपिक वाइज भी थोड़ा उसमें लेकर आएंगे, तो जब हम लोग के पास मौका होगा तो उसको हम लोग अच्छे से हम लोग उस टाइम में प्रिपरेशन करेंगे। और फी तो मैंने बताया कि एक तरह से कुछ भी नहीं है, फ्री ही बैच है, क्योंकि 600 रुपया जो रखा गया है पूरे कोर्स का 4 महीने में। एक सोचो ना, एक 2-3 के बच्चे का फी होता है 200-300 रुपया, और हम लोग 4 महीने का कोर्स का फी मात्र 600 रुपया रखे हैं। किस लिए? क्योंकि जो बेसिक टाइपिंग का कॉस्ट है, पीपीटी का कॉस्ट है, वो सब निकल जाए। तो बिल्कुल एक फ्री बैच है बिहार पुलिस के लिए। तो उसमें आप लोग जिनको ज्वाइन करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग स्टैटिक जीके सेशन की शुरुआत करेंगे। तो देखो आज सेशन नंबर 125 हम लोग देखेंगे सालो मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए, और आज भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हुए। ठीक है, इस बार पता है कि बहुत चीजों में बदलाव हुआ, बहुत नए खिलाड़ी दूसरे टीम में गए, है ना। तो तमाम चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे सालो मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 125 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये आपका करंट से भी रिलेटेड है और आपका स्टैटिक बेस में बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। देखो आपका आईपीएल शुरू होने वाला है, जो कि आपको पता है कि 2008 में जो आईपीएल शुरू हुआ था वो लगातार आपका हर साल चलता है। ठीक है, 2008 में शुरुआत हुई थी। पहली बार जो आपका मैच हुआ था उसमें विजेता टीम कौन रहा था, राजस्थान रॉयल्स रहे थे। पहले 8 टीम हुआ करता था और अब 10 टीम होता है, जिसमें आपका LSJ लखनऊ सुपर जॉइंट्स और आपका गुजरात टाइटंस जो नया टीम बना था। ठीक ना। तो आपसे सवाल करता है कि अगर आईपीएल चलो इस चीज को लिख लेते हैं, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुआ था। ठीक है, और रिसेंट क्या हुआ है कि इसमें 2 नया टीम बना है, पहले 8 था अब 2 बन गया नया, तो अब टोटल 10 टीम हो गए। ठीक है, अब टोटल 10 टीम हो गए। और ये दोनों है कौन, तो एक LSJ है जो इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी को खरीदा है, और एक हो जाएगा आपका GT गुजरात टाइटंस। ठीक है, अगर आपसे सवाल करता है कि पहली बार जब आईपीएल खेला गया था, कब खेला गया, 2008 में, इसमें विजेता कौन रहा था, तो इस समय विजेता रहा था राजस्थान रॉयल्स। लेकिन आपसे पूछता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा बार विजेता टीम कौन सा रहा है, तो इसमें 2 टीम आएगा, MI और CSK। ये दोनों आपका 5 बार जीत चुके हैं। ठीक ना, तो ये हुआ। लेकिन इस बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना। एक चीज और कि आईपीएल जो है इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो वो करवाता है आपका BCCI। चलिए देखते हैं यहाँ पे आईपीएल के बारे में। आपसे पूछा है सबसे महंगा खिलाड़ी, तो देखिएगा अगर महंगा खिलाड़ी के बारे में बात करें तो 2023 में सबसे महंगा कौन बिका था, 2023 में महंगा बिका था सैम करन। 2024 में महंगा कौन बिका, तो ये बिका था आपका मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क जो था ना, इस समय रिकॉर्ड तोड़ा था। मिचेल स्टार्क इस समय रिकॉर्ड तोड़ा था, 24.75 करोड़ में बिका था। 24.75 करोड़ में ये बिका था। और इसको कौन खरीदा था, KKR खरीदा था। ठीक है, कौन खरीदा था, KKR, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। लेकिन इस बार 2025 में क्या हुआ है, 2025 के लिए ये इसको कौन खरीदा, दिल्ली कैपिटल खरीदा। और इस बार कितना में खरीदा है, 11.75 करोड़ में। मतलब इस बार जो इसका वैल्यू था वो 24.75 करोड़ से घट करके कितना हो गया, तो 11.75 करोड़ हो गया। और इसको खरीदा कौन है,
तो ये हो जाएगा दिल्ली कैपिटल। अब हम लोग बात करते हैं 2025 के लिए सबसे महंगा प्लेयर कौन बिका है, तो ये बिका है ऋषभ पंत। कौन बिका है, ऋषभ पंत। और कितने में बिका है, तो ये बिका है आपका 27 करोड़ में। और इसको खरीदा कौन है, तो इसको खरीदा है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ठीक है, दूसरा आपसे सवाल करता है कि दूसरा सबसे महंगा कौन बिका है, तो दूसरा बिका है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर जो है ये कितने में बिका है, तो ये बिका है आपका 26.75 करोड़। 26.75 करोड़। तो इस चीज को याद रखिएगा कि श्रेयस अय्यर जो है ये कितने में बिका है, तो 26.75 करोड़। और ये कितनी, इसको कौन टीम ने खरीदा है, क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो श्रेयस अय्यर है इनको कौन खरीदा है, तो इनको खरीदा है आपका कौन, पंजाब। ठीक है, इनको कौन सा टीम खरीदा है, पंजाब किंग्स इनको खरीदा है। ठीक ना, पंजाब किंग्स खरीदा है। उसके बाद अगर आते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है आपका वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर। ठीक ना, ये कितने में बिके हैं, तो ये बिके हैं 23.75 करोड़। 23.75 करोड़। इनको कौन खरीदा है, केकेआर खरीदा है। और इसके बाद दो व्यक्ति आते हैं, कौन कौन, तो एक आता है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। ठीक ना, अर्शदीप सिंह। और एक आता है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल। ये दोनों बिके हैं 18 करोड़ में। ये दोनों बिके हैं 18 करोड़ में। और इन दोनों को कौन खरीदा है, तो इन दोनों को खरीदा है पंजाब। ठीक ना, देखो इतना डिटेल में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि सबसे महंगा कौन बिका, तो ऋषभ पंत बिके हैं। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़े 27 करोड़ में बिके हैं। पिछले बार का रिकॉर्ड कौन ने बनाया था, मिचेल स्टार्क बनाया था, जिनकी वैल्यू इस बार घट के 11.75 करोड़ में आ गई। और सबसे महंगा बिका है कौन, ऋषभ पंत। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋषभ पंत। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा ऋषभ पंत। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। अगर आपसे सवाल करता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन है, तो ये हो जाएगा कोहली। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका चहल। नेक्स्ट में आता है, भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में होता है। और ये सारा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन, करंट के अलावा जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो एमटीएस में पूछा हुआ है। तो भारत में जो जनगणना होता है ना, वो 2 चरण में होता है। 2 चरण में कैसे होता है, तो एक में आपका मकान सूचीकरण होता है, मकान सूचीकरण। एक में होता है मकान सूचीकरण और एक में होता है आपका व्यक्ति गणना। व्यक्ति का क्या होता है, गणना होता है। तो 2 चरण में होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। आपसे सवाल करता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में, मेयो के काल में। लेकिन फिर ये तय कब हुआ, 1881 में एक चीज तय हुआ कि हर 10 साल में क्या होगा, कि जनगणना किया जाएगा। ठीक है, जनगणना करवाता कौन है, कौन सा मंत्रालय, तो ये गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। आपसे पूछेगा कि जनगणना ये किस सूची का विषय है, तो संविधान की 7वीं सूची में लिखा हुआ है कि जनगणना जो है किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा, आपसे सवाल करता है कि 2011 में जो जनगणना, और आपको पता है 2011 का जनगणना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 का फाइनल हुआ नहीं है, तो अभी जो भी एग्जाम होता है ना, सब में 2011 से आता ही आता क्वेश्चन है। तो जो 2011 का जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक पीपीटी में हम कोशिश करते हैं कि एक जनगणना का क्वेश्चन ले, तो आप सारा फैक्ट को लिखते जाइएगा। उससे आपका क्या होगा कि सारा कंटेंट एक जगह जमा हो जाएगा। 2011 का जो जनगणना हुआ था, ये कितने नंबर का जनगणना था, 15वें नंबर का। लेकिन आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का जनगणना था, तो ये हो जाएगा कितने नंबर का, 7वें नंबर का हुआ था। जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ था, यूपी में। जबकि सबसे कम कहाँ था, बताओ, सबसे कम था आपका कहाँ, सिक्किम में। ठीक है, सबसे कम था सिक्किम में। और सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम में सबसे कम था। ठीक ना, वहीं आपसे सवाल करता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो ये था आपका बिहार में। सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ था, तो ये था आपका केरल में। और केरल के बाद लक्षद्वीप में। ठीक है, जबकि सबसे कम शिक्षा कहाँ था, तो ये कहाँ था, ये था हमारे बिहार में। ठीक है, जो आपका 2011 का जनगणना हुआ था, उस जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो ये हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा सी चंद्रमौली। और अगर आपसे पूछेगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये सारे फैक्ट्स थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा।
चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्यूआर कोड में क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है। तो क्यूआर, ठीक है, हम लोग आज के टाइम में देखो कि हम लोग मैक्सिमम क्यूआर का यूज करते हैं। तो ये आपका क्यूआर का अर्थ क्या हो जाएगा और इसका निर्माण कौन किया। तो जापान में एक कंपनी है जिसका नाम है डेसोवेव, जिसका नाम है डेसोवेव, ठीक है, डेसोवेव, जो कि एक जापान की कंपनी है। 1994 में इसके द्वारा क्या बनाया गया, क्यूआर कोड का निर्माण किया गया। और इस क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या होता है ना, इस टाइप से कोड टाइप का बना होता है, डिजाइन बना होता है, जिसको ये कोड का फॉर्मेट होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, जिसका निर्माण 1994 में जापान की एक कंपनी डेसोवेव के द्वारा किया गया था, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ये चीज आएगा, चलो हम लोग एक दो चीज और भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसके बारे में, तो देखो एक आईएफसी कोड होता है, नाम सुने हो, ये बैंकिंग में यूज होता है ये कोड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आईएफसी कोड जो होता है ये बैंक अकाउंट नंबर में इसका यूज होता है। आईएफसी का मतलब हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिस्टम कोड ये हो जाएगा। अगर हम लोग और भी देखें यहाँ पे, तो देखो पैन का अर्थ क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर आपके पास आता है एटीएम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो एटीएम का अर्थ हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये हो गया आपका एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक ना। वैसे ही अगर देखें ओटीपी का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ठीक ना। आज के टाइम में देखते हो ये सब कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप किसी को ओटीपी बता दोगे अपना, तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ा सा वो स्कैम हो जाए, तो सबसे बच के रहना चाहिए। और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो एमटीएस में ये सवाल पूछा हुआ था। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखना क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। नटराज किस हिंदू देवता की नृत्य आकृति का प्रतिनिधि। आप नटराज की प्रतिमा देखे होंगे, जो कि आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। भगवान शिव का प्रतिमा है, भगवान शिव का। और ये भगवान शिव का किस प्रकार का प्रतिमा है, तो कमल के फूल पे ये खड़े हैं और इनका आपका नृत्य करते हुए क्या है, अब वो मूर्ति है, ठीक है। और किस वंश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका चोल वंश से या चोल काल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपका एमटीएस में पूछा हुआ है, आंसर किस है। नेक्स्ट में देखते हैं, केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। आपसे सवाल कर रहा है कि जब सेल को आप और भी ज्यादा स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि सेल में एक आपका न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एक और ऐसा सेल ऑर्गेनल है, सेल का अंग है, जिसके अंदर आपका राइबोसोम होता है, डीएनए होता है और वो अपना प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अगर आपसे सवाल करता है कि रिचर्ड अल्टमैन जो था ये किसका खोज किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और कब किया था, तो 1894 ईस्वी में, 1894। बट यहाँ पे इसका नाम क्या रखा था, यहाँ पे इसका नाम रखा गया था बायोब्लास्ट। आगे जाके एक और व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, कार्ल बेंडा। वो इसका नाम क्या किया, कार्ल बेंडा, ठीक है। आगे जाके एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कार्ल बेंडा, उसने बायोब्लास्ट का नाम क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया किया, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन। अभी हम लोग देखें कि इस बार का जो आईपीएल है, इसमें जो टॉप 10 में 5 आपका भारतीय प्लेयर ही है जो सबसे महंगा बिका। लेकिन आपसे सवाल कर रहा है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा है, तो सबसे युवा खिलाड़ी जो आईपीएल में इस बार बिके हैं, वैभव सूर्यवंशी। ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और बिहार में भी कहाँ से,
बिहार के समस्तीपुर से रहने वाले हैं। कौन इनको खरीदा है? तो इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, कितना में खरीदा है? 1.10 करोड़, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आयु मात्र 13 से 14 सालों की है। ठीक है, तो युवा प्लेयर हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल करता है कि टोटल ऑक्शन में टोटल कितना खर्च किया गया, तो 639.15 करोड़ इस पे खर्च किया गया था। किस चीज पे खर्च किया गया? तो ये आपका इस बार जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ है उसमें इतना खर्च किया गया। अगर आपसे सवाल करता है कि टोटल कितने प्लेयर बिके हैं टोटल, तो टोटल प्लेयर की संख्या हो जाएगी 182 प्लेयर्स। जबकि आपसे पूछेगा कि आईपीएल में कितने टीम होते हैं, तो आईपीएल में 10 टीम होते हैं। ठीक ना, इसमें से विदेशी प्लेयर कितने थे? तो 62 प्लेयर ऐसे थे जो विदेशी थे। ठीक ना, चलिए इतना याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलिए ऋषभ पंत जो है सबसे महंगा बिके हैं। ये सबसे युवा महंगा खिलाड़ी है। ये सबसे ज्यादा विकेट लिया है आईपीएल के इतिहास में अभी तक में 2008 से 24 तक। और विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर है। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था? आपसे पूछा शिकागो में सबसे पहला जो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है यूएसए का एक शहर है शिकागो। क्या हुआ था देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था 1863 में। ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1863 में इनका जन्म हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। पहले ये जाने जाते थे नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से, नरेंद्र नाथ। लेकिन 1886 में ये जो व्यक्ति थे नरेंद्र नाथ से क्या बन गए, तो ये बन गए स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ से देखो आप क्या क्या सीखे, है ना। 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी, तो बेलूर मठ में हुई थी, बेलूर मठ। और आप बताइएगा कि बेलूर मठ कहाँ पड़ता है। ठीक ना, तो इन्होंने क्या किया था 1893 में जाकर के वहाँ के धर्म सम्मेलन में बहुत ही अच्छी तरीके से तार्किक बातों को रखा, तार्किक बातों को समझाया, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, सारी चीजों को समझाया, जिनसे वेस्टर्न कंट्री में इनका काफी ज्यादा प्रभुत्व और काफी ज्यादा प्रभाव वहां पर देखने को मिला था। बात किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन कौन किया था? तो स्वामी विवेकानंद के थे। ठीक है, सारी चीजों को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना 8 क्या बोलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर बात करें अर्थशास्त्र में नोबेल का, तो नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी। लेकिन अगर बात करें अर्थशास्त्र में, तो 1968 में बोला गया कि अर्थशास्त्र में भी हम लोग नोबेल अवार्ड देंगे। और पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार दिया गया था आपका 1969 में। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पहले अर्थशास्त्र में दिया जाने का बात नहीं था, है ना। कब से हुआ? तो 1969 से हुआ। और जो पहला दिया गया था वो किसको दिया गया था? रैगनर फ्रिस्क और जेन टिनबर्जन को। किसको दिया गया था? तो रैगनर फ्रिस्क और रैगनर फ्रिस्क हो जाएंगे। देखिएगा इनका जो दिया गया था, एक रैगनर फ्रिस्क को दिया गया था और एक दिया गया था जेन टिनबर्जन को। ठीक ना, जैन टिनबर्जन। देखो ये तो हो गया पहला का। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है कि ये तो 2024 में मिला, 2023 में किसको मिल गया था? 2023 में जो मिला था वो मिला था क्लाउडिया गोल्डीन को। ठीक है, किसको मिला था? क्लाउडिया गोल्डीन। और इस बार देखो किसको मिला है? तो इस बार मिला है डरोन एस मेग्लू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को। मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। 3 व्यक्ति को इस बार क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। देखिएगा हम लोग फिजिक्स का देखे थे कि फिजिक्स का किसको मिला है, तो फिजिक्स का जो मिला है किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को मिला है फिजिक्स में। वहीं अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी में या चिकित्सा में, तो ये किसको मिला है? गैरी रूबकून और विक्टर एम्ब्रोस। और किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस को। ये तो पक्का आपको याद हो गया होगा। और चलो केमिस्ट्री वाला आप पे छोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला आप कमेंट करेगा कि केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड इस बार किसको मिला। बार बार आप लिखते रहोगे तो आपको नाम याद होना हो, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पक्का टिक आउट कर पाओगे। नेक्स्ट बात है, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है? तो देखिएगा बिहार में जो आपका उपचुनाव हुआ था, ठीक ना,
देखिएगा यहाँ पे बिहार में जो आपका उपचुनाव हुआ था ये चार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी, और एक कौन होगा बताइए? बेलागंज, इमामगंज, तरारी, है ना। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था। बेलागंज, इमामगंज, तरारी, और एक हो जाएगा आपका रामगढ़। ये चारों क्षेत्र पे क्या हुआ था? विधानसभा का उपचुनाव हुआ। विधानसभा का उपचुनाव। आप बोलिएगा कि भाई अगले साल तो हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, दिन आपका उपचुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ गई सरकार को? तो देखो हुआ क्या था, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि यहाँ के जो 4 विधायक जो चुने हुए थे, जो बैठे हुए थे, जो विधायक बने हुए थे, वो क्या किए, लोकसभा चुनाव जो 18वें नंबर का हुआ था उसमें चुनाव लड़े और वो विधायक से क्या बन गए? सांसद बन गए। और आर्टिकल 101 क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति 2 जगह से आपका पद पे नहीं बैठ सकता। मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो आपका 2 लोकसभा से नहीं बैठ सकता, एक ही व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बैठ सकता, एक ही व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा से नहीं बैठ सकता। मतलब आप किसी एक ही सीट पर बैठिएगा। जैसे आप देखो ना कि ये आपके राहुल गांधी जो है ये रायबरेली से भी जीत गए थे और वायनाड से भी जीत गए थे, तो वायनाड का सीट ही खाली कर दिए थे, रायबरेली का है। जैसे आपके प्रधानमंत्री जो है ये आपका गुजरात से भी लड़ते हैं और यूपी से भी लड़ते हैं। तो ये होता है कि 2 सीट से आप लड़ सकते हो, लेकिन आप फाइनली कहाँ बैठोगे? तो आप एक ही सीट पे बैठोगे, बाकी सबको आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, ठीक ना। तो इसी के तहत क्या हुआ था कि जीतन राम मांझी का नाम आप सुने होंगे। जीतन राम मांझी सहित 3 ऐसे विधायक थे जो लोकसभा का चुनाव लड़ करके और कहाँ पहुंच गए? लोकसभा में पहुंच गए, सांसद बन गए। तो ये सीट क्या हो गया? चारों सीट खाली हो गया, तो यहाँ पे उपचुनाव कराना पड़ा था, ठीक है। तो इस अच्छा सवाल क्या था? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई डालिएगा और ऑल लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए सारे जगह पे यहाँ पे उपचुनाव हुआ था। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्योहार जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में ये त्योहार मनाया जाता है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो देखो आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंट में राजधानी बना है। आप बताइएगा कि फाइनली आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या बन गई है? आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, पहला राज्य। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और इस समय इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी, ठीक है। इस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। अगर बात करें तो इसी से कौन सा राज्य अलग हुआ है? तेलंगाना अलग हुआ है। और कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को। एक चीज और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह क्या है? दोनों जगह विधान परिषद भी है, ठीक है। दोनों जगह विधान परिषद भी है। तेलंगाना में विधान परिषद का कितना सीट है? 40 सीट है। और यहाँ से 2 सवाल आपके लिए बन रहा है। आप पहले बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या है और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना? तेलंगाना का 40 है और विधान परिषद का कितना है, ये आप बताइएगा, ठीक ना। चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।